नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। फाफिया, सुनो, मेरा टिफिन अंदर ही छूट गया है। बाहर निकालते हुए आमिर चिल्लाया। ऑफिस जाने की हड़बड़ी में आमिर अपना टिफिन घर के अंदर ही भूल गया था। फाफिया लगभग दौड़ती हुई गेट के बाहर निकली और टिफिन हाथ में थमाते हुए झल्ला पड़ी। अभी कितना काम बचा है घर में, कुछ पता है आपको? आप तो एक भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। फारी बेगम, अब गुस्सा थूकिए, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। टिफिन हाथ में लेते ही वो अपनी बाइक की ओर चल पड़ा। 4 साल पहले ही आमिर और फाफिया की शादी हुई थी। अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। हालांकि आमिर ने इस बारे में कभी सोचा नहीं था, लेकिन फाफिया के मन में एक खटका सा रहता था। एक आध बार आमिर की मम्मी ने घुमा फिरा कर बात पूछी भी थी, लेकिन फाफिया टाल जाती थी। फरीदाबाद की एक प्राइवेट फैक्ट्री में आमिर सुपरवाइजर था। मूलतः वो सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। जिंदगी साधारण तरीके से गुजर रही थी। बस एक चाह थी कि थोड़े पैसे कमा लूं, फिर गांव में एक पक्का मकान बनवाऊंगा। विधवा मम्मी घर में अकेली रहती हैं, आमिर ने कहा। उसने कहा भी था कि आप भी हमारे साथ फरीदाबाद चलो, सब साथ मिलकर रहेंगे, लेकिन उसकी अम्मी नहीं मानी। कहने लगी, बेटा, इस ढीह पर तुम्हारे पिता की यादें हैं। तुम जब छोटे थे तभी वो गुजर गए थे। तब से इसी ढीह पर मैंने मेहनत मशक्कत करके तुमको पाला है। मैं यहीं रहूंगी। और फिर जमाना भी तो ठीक नहीं है। जरा सा घर छोड़ो तो लोग हथियाने वालों की कोई कमी नहीं है। ऐसे लोग तो इसी ताक में रहते हैं कि कब मौका मिले और बिना आदमी की ढीह पर धीरे धीरे कब्जा जमाएं। आमिर मम्मी की बात टाल नहीं सका, लेकिन महीने में एक बार उनसे मिलने जाता था। एक दिन उसने ऑफिस में ही किसी से सुना कि सऊदी अरब में किसी फैक्ट्री में सुपरवाइजर की ज़रूरत है। एक आदमी है, वो 8 लाख रुपए देकर नौकरी, पासपोर्ट, वीज़ा, सब बीज का जुगाड़ कर देता है। अपनी नौकरी से भी संतुष्ट नहीं था वो। ना तो बहुत पैसा था और ना ही मालिक का व्यवहार उसे अच्छा लगता था। ऐसे में उसे सऊदी जाने की बात किसी सपने से कम ना लगी। बस पैसे का इंतजाम उसे करना था। घर आकर उसने अपनी पत्नी को ये सारी बातें बताईं। पत्नी खुश हुई, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे ये सोचकर थोड़ी उदासी हो गई। दोनों मियाँ बीवी के पास कुल मिलाकर 3 लाख रुपए का बंदोबस्त हो पाया था। अगर उसे सऊदी जाना है तो 1 हफ्ते के भीतर पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा। फाफिया और आमिर दोनों ने अपने अपने घर में फ़ोन किया। फाफिया के घर से भी कुल 3 लाख का इंतजाम हुआ और आमिर की मम्मी ने गांव के ही एक व्यक्ति से ब्याज पर 2 लाख रुपए लिए। इस तरह घर, ससुराल, अम्मी व पत्नी के सहयोग से उसने पैसे जमा कराए। खुदा का शुक्र था कि वो आदमी ईमानदार निकला और 1 महीने के भीतर ही आमिर सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया। जाते वक्त सबकी आंखें नम थीं। पता नहीं विदेश जा रहा है, अब कब वापस लौटे। तरह तरह की कहानियां भी उन लोगों ने सुनी थीं। सऊदी के बारे में, कैसे वहाँ पासपोर्ट, वीज़ा छीनकर जबरन काम करवाते हैं। आमिर भी थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन फिर सब कुछ अल्लाह की मर्जी पे छोड़ के वो सऊदी अरब पहुंचा। इधर फाफिया भी फरीदाबाद से वापस अपने मायके चली आई थी। मायका और ससुराल पास में ही था। कुल 5 किलोमीटर का फासला था। कुछ दिनों तक मायके में रहने के बाद वो फिर अपने ससुराल आ गई, लेकिन आमिर के बिना उसे सब सूना सूना सा लगता था। सोचती थी, अभी तो गए हैं वो, साल भर से पहले तो नहीं ही लौटेंगे।
फाल भर का समय उसे किसी युग सा लगता था। इधर सास भी गाहें बाधाएं ताने देती थी, कहती थी कि शादी के 4 साल हो गए हैं, लेकिन पोते का मुंह देखने के लिए तरस गई हूँ। साफिया इन बातों को अनसुना करने की कोशिश करती, लेकिन बात उसके मन में कहीं कांटे की तरह फंस जाती थी। पड़ोस की कोई बूढ़ी आंगन में आई नहीं कि उसकी सास ने रोना शुरू कर दिया। कितने अरमान से आमिर की शादी की थी, इस ढी पर पोते पोतियों की किलकारियां गूंजेंगी, लेकिन 4 साल गुजर गए हैं, एक बच्चे का मुंह देखने को तरस गई हूँ। अल्लाह जाने इसको कई बच्चा पैदा होगा भी या नहीं। मैं तो आमिर को कहती हूँ कि दूसरी शादी कर ले, लेकिन पता नहीं वो मेरी बात को हंसकर टाल जाता है। दूसरी महिलाएं उसकी बात सुनती, थोड़ी सहानुभूति देती और फिर जाते जाते ढाढ़स बंधाती कि अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। तुम चिंता मत करो बहन, अल्लाह ने चाहा था ढेर सारे पोते पोतियां तुम्हारे आंगन में आएंगे। उस दिन तो हद ही हो गई जब एक दिन साफिया के अब्बा जान बेटी से मिलने आए। औपचारिक बातचीत के बीच जब साफिया अपने अब्बू के लिए चाय लेकर पहुंची तो देखती है कि सास रोए जा रही है। मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं। जिस आफा को धरकर मैंने अपने आमिर का निकाह आपकी बेटी से किया था, सब धरे के धरे रह गए हैं। अब तो आमिर भी सऊदी अरब चला गया। अब मैं बिना पोते पोतियों का मुंह देखे ही मर जाऊंगी। साफिया के लिए एक कोई पहला मौका नहीं था जब उसने अपनी सास को बच्चे के लिए किसी और के पास रोते देखा था, लेकिन जब उसने अब्बू के सामने अपनी शिकायत सुनी तो आग बबूला हो गई। बोली, अम्मी अल्लाह से डरिए, आपको कैसे पता है कि मेरे कारण ही बच्चे नहीं हो रहे हैं, और अगर बाद में आमिर में ही कोई कमी निकली तो आप फिर किसे दोष दीजिएगा। खुदा ना करे कि कल को आपकी अपनी शबनम के साथ यही हो तो क्या आप किसे दोष देंगी। पूरी तरह से फट पड़ी साफिया बोलते बोलते रुआसी हो आई। सास भी शायद अंदर ही अंदर भरी पड़ी थी। बोली, देखो देखो इसके तेवर तो देखो, एक तो अब तक मुझे पोते पोतियों को तरफाया, अब श्राप भी दे रही है कि मैं नानी भी ना बनूं। तेरे मुंह में कीड़े पड़े, खबरदार जो शबनम के बारे में कुछ बोला। देखो अम्मी जान, जब अपनी औलाद पर आता है तो कैसे दिल जलता है, और आप मेरे अब्बू को बैठा कर मेरा गुणगान कर रही हैं। अब्बू जान, मुझे नहीं रहना है यहाँ, अब से आमिर गया है तब से मेरा जीना मुहाल कर रखा है अम्मी ने। मैं अब लिहाज करती रही और चुपचाप सहती रही, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हो लिहाज तो मैं भी देख रही हूँ, सास तमतमा कर बोली, और मुझे अपने घर जाने की धमकी मत सुनाओ। बुढ़ापे में भी अल्लाह की रहमत से किसी पर बोझ नहीं बनी हूँ। साफिया के अब्बूजान सोचते थे कि बीच में ही विराम आए तो मैं कुछ बोलूं और स्थिति संभालूं, लेकिन एक का ख़त्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता था। अंत में देखा कि अब तो पानी सर से ऊपर आ गया है। टपक कर साफिया से बोले, बस बहुत हो गया, यही संस्कार तूने सीखे हैं। जब दो बड़े आपस में बात कर रहे होते हैं तो तुम्हें बीच में टपकने की क्या ज़रूरत थी। वो साफिया को सचमुच डांट रहे थे या माहौल शांत करने के लिए उसे बस एक खिड़की दी, ये तो वो ही जाने, लेकिन उनका असर उल्टा ही हुआ। साफिया पर पटकती हुई वहाँ से चली गई, लेकिन उसकी सास बोल पड़ी, अगर अच्छे संस्कार होते तो कोई अपने शौहर की अम्मी से ऐसी बात नहीं करती।
वो यहीं नहीं रुकी, बोली, मजाल है कि शबनम अपनी सास से ऐसे बोलने की भी हिम्मत करे। हमने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। साफिया के अब्बू समझदार इंसान थे, बोले, जाने दीजिए, जैसी भी है अब आपके घर की ही बहू है, मैं उसको समझाऊंगा। अम्मी ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। साफिया के अब्बू की हिम्मत थोड़ी और बढ़ी तो वो झट से बोल पड़े कि अगर आप बुरा ना माने तो कुछ दिनों के लिए साफिया को अपने साथ लेता जाऊं। उसका भी मन बहल जाएगा और ये तनाव की भी समय के साथ ख़त्म हो जाएगा। अभी अगर मैं ऐसी स्थिति में ही छोड़ कर चला जाऊंगा तो फिर कोई संभालने वाला भी नहीं रहेगा। अभी आप दोनों गर्म हैं, ऐसे में दोनों को बिना किसी तीसरे के साथ रहना या छोड़ना ठीक नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप भी हमारे साथ चलिए और लोगों से मिलेंगी तो आपका भी मन बहल जाएगा। अम्मी चुपचाप सुनती रहीं। अब साफिया के पापा इसे रजामंदी समझे या इनकार, वो कुछ फैसला नहीं कर पाए। फिर धीरे से बोले, सब कुछ आपकी मर्जी से ही होगा। अगर आप नहीं चाहती हो तो साफिया यहीं रहेगी। इस बार उसकी सास धीरे से बोल पड़ी, आपकी बेटी है, भला मैं रोकने वाली कौन होती हूँ, पर मैं तो यहीं रहूँगी। साफिया के पापा ने इसे रजामंदी ही समझी और कुछ ये सोचकर कि कुछ दिन अलग अलग रहेंगी तो मन की कड़वाहट अपने आप ही खत्म हो जाएगी, साफिया को ले जाने का निर्णय लिया। अंदर आकर साफिया से बोले, चलो अपना कपड़ा वगैरह अपने घर चलेंगे। साफिया भी इस माहौल से ऊब चुकी थी, लेकिन उसके माथे पर कुछ देर के लिए फिलवटें उभरी, मानो पूछ रही हो कि अम्मी जान मान गईं। उसके अब्बू जान बस मुस्कुरा दिए और बोले, हाँ सब मान गए हैं, अब चलो कुछ दिनों के लिए। साफिया के जाने के बाद उसकी सास निडाल होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। शाम में जब फ़ोन की घंटी से नींद खुली तो देखा बेटी शबनम का फ़ोन है। साफिया के साथ हुए प्रसंग के बाद शबनम पहली अपनी थी जिससे वो बात कर रही थी। एक कर सारी बातें उसने शबनम को बताईं। आदमी जब किसी को किसी घटना का विवरण सुनाता है तो अपने हिस्से की चीज़ सुनाते समय उसको अपने तर्कों से जस्टिफाई भी करते जाता है। जितनी बार उस घटना का विवरण प्रस्तुत होता है, अपनी भूमिका उतनी ही रिहायनीत होती है और जो पक्ष वहाँ मौजूद नहीं होता है, धीरे धीरे सारा दोष उसी का नज़र आने लगता है। यही बात इस घटना के साथ भी हुई थी। उधर साफिया के मायके में जब उस घटना का विवेचन बारंबार हुआ तो दोषी उसकी सास थी और उसके ससुराल में इस घटना की मुख्य खलनायिका तो वो स्वयं ही थी। रात में जब आमिर का फ़ोन आया तो उसकी अम्मी अब तक 3-4 बार घटना का विवरण अपनी बेटी व बहन से कर चुकी थीं। चौथी मर्तबा जब आमिर के सामने उसने घटना का विवरण शुरू किया तो कुल जमा ये निकल कर आया कि मैं साफिया के अब्बा से बोल रही थी कि अब तो बस एक ही इच्छा है कि जल्दी से पोते पोतियों का मुंह देख लूं। पता नहीं अब अल्लाह का बुलावा आ जाए, लेकिन ना जाने उसने क्या सुना कि लेकर मुझ पर भड़क गई। उसको बच्चा नहीं होने का दर्द है, परंतु उसने अपना सारा गुब्बार मुझ पर निकाल दिया है। जब मैंने पलटकर जवाब दिया तो पैर पटक कर बोली कि मुझे यहाँ नहीं रहना है और अपने अब्बा के साथ अपने घर चली गई। आमिर ने सुना तो उसके तन बदन में आग लग गई। बस इतना ही बोल पाया कि माँ फ़ोन रखो, मैं उससे बात करता हूँ। लेकिन माँ फ़ोन रखने की बजाय सुबकने लगी थी, मेरा तो एक ही बेटा है, अगर उससे भी नहीं बनी तो मैं कहाँ जाऊँगी।
तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।